जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में लेथ मशीन के बारे में हम आपको इसके मुख्य भागों के बारे में बताए, आज का हमारा टॉपिक है लेथ बेड। लेथ बेड लेथ मशीन की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर हम तमाम एसेसरीज को चलाते हैं, उस पर एडजस्ट करते हैं ताकि उस पर आसानी से हम कार्य को कर सकें। लेथ बेड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैट बेड, दूसरा है वी बेड, तीसरा है कॉम्बिनेशन बेड और चौथा है गैप बेड। अब कार्य की बात आती है तो कार्य में सबसे पहले हम इस फ्लैट बेड का कार्य लेते हैं। ये फ्लैट बेड, इस फ्लैट बेड के ऊपर हम विधिवत अगर कार्य करते हैं तो भारी भरकम कार्य, जो हैवी कार्य हैं, इस मशीन पर आसानी से किए जा सकते हैं। जिसके बेड कैसे हो? फ्लैट बेड हो। फ्लैट बेड बहुत अच्छा बेड है, इस पे भारी भरकम काम होता है। लेकिन जो वी बेड है, इस पे छोटे काम होते हैं। वी बेड पे छोटे काम। अब फ्लैट बेड और वी बेड के जो कोण होते हैं, वी बेड के कोण 90 अंश के होते हैं। कितने? 90 अंश के। इसके ऊपर से थोड़ा सा भाग कटा होता है ताकि स्लाइडिंग में कोई दिक्कत ना हो सके। ऐसे ऊपर से थोड़ा सा भाग कटा होता है। ये किस बेड का? वी बेड का। अब कार्य के दौरान ये हुआ, भारी भरकम कार्य हम वी बेड से कर सकते हैं और छोटे कार्य हम भारी भरकम काम फ्लैट बेड से और छोटे कार्य वी बेड से। लेकिन मध्यम कार्य, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो ना बहुत हैवी होते हैं और ना बहुत छोटे होते हैं। उन कार्यों के लिए ये कॉम्बिनेशन बेड, ये कैसा बेड बना? कॉम्बिनेशन। इसमें अब यार ध्यान दीजिए, ये फ्लैट बेड की बात, ये यहाँ से हम यहाँ ट्रायल कर देते हैं। ये कैसा बेड हो गया? फ्लैट बेड। अब ये दोनों एक में मिल जाता है तो यही बन जाता है कॉम्बिनेशन बेड। यहाँ दिखाया गया है, इधर वी बेड दिखाया गया है और यहाँ पे ये फ्लैट बेड दिखाया गया है। दोनों बेडों को एक साथ, क्योंकि जो बेड बनते हैं इसमें 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्ते। एक रास्ते पर कैरेज चलता है, जैसे मान लीजिए इधर का फ्लैट बेड और इधर का वी बेड। एक फ्लैट बेड और इधर का वी बेड। ये किसके लिए होता है? हम जब कैरेज चलाते हैं तो कैरेज के लिए इधर का फ्लैट बेड, इधर का वी बेड। लेकिन आपको एक भाग मालूम है, लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक के नाम से जाना जाता है, उसके लिए एक इधर से वी बेड और इधर से फ्लैट बेड, इस पे हम चाल को चला लेते हैं। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बेड है, इस पे हम मध्यम कार्य को, ना तो बहुत बड़े कार्य ना तो बहुत छोटे कार्य। अब ये गैप बेड की बात जहां तक आती है, ये गैप बेड है। इस गैप बेड की बात, ये बेड तीनों स्वतंत्र रूप से अलग हैं, लेकिन जब कार्य, जैसे कोई कार्य आ गया जिसकी लंबाई कम है, जिसकी लंबाई कम है और उसका डायामीटर बहुत बड़ा है, जैसे ऐसे ये डायामीटर बड़ा है लेकिन इसकी थिकनेस कितनी है? कम है। तो जब यह बेड चक के करीब तक होगा तो हम स्विंग साइज, इस बेड के ऊपर जितना जाब घूम सकता है, इस बेड के ऊपर जितना जाब घूम सकता है उसको हम कहते हैं स्विंग साइज। तो अब हमें यदि काम करना है, कोई जाब ऐसा आया कि जिसकी थिकनेस कम हो और डायामीटर बड़ा हो, उसके लिए क्या करते हैं? हम इस गैप बेड का यहाँ से हम प्रयोग करते हैं। गैप बेड यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा हुआ गैप बेड है उसको हम हटा देते हैं और इस कार्य को हम, अर्थात मशीन की स्विंग साइज बढ़ जाती है। जब यहाँ स्पर्श होकर चलने के बजाय जब यहाँ से हम गैप बेड खोल के निकाल देंगे तो यहाँ की जो स्विंग साइज है वो बढ़ जाएगी और इस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, बात ये भी आती है कि अगर किसी जाब की लंबाई अधिक है और यहाँ जो बेड आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कार्य बेड है और यहाँ से यहाँ जब हम हेड स्टॉक को सेट करते हैं तो ये दिखाया गया है, 4 नट बोल्ट दिखाया गया, होल यहाँ है। इसके ऊपर हम हेड स्टॉक को समाहित कर लेते हैं ताकि हम मशीन की ऑपरेटिंग किसके द्वारा होती है? हेड स्टॉक के द्वारा। अब इसी के बीच में यहाँ की जो लाइन है, यहाँ पर एक गैप बेड हम लगाते हैं। किसी जाब की लंबाई अगर विशेष थोड़ी सी अधिक है तो हम यहाँ गैप बेड लगा करके स्लाइड को यहाँ से हेड स्टॉक से टेल स्टॉक तक काफी लंबाई में चला सकते हैं, अर्थात जहाँ चक में जाब बंधा हुआ उसके काफी नजदीक तक। जैसे ये चक मान लीजिए यहाँ जाब बंधा हुआ तो हम काफी नजदीक तक इसकी हम टर्निंग, फेसिंग, अन्यथा हर क्रिया को हम कर सकते हैं। तो यह गैप बेड भी बहुत ही आवश्यक है। मशीनों के साथ ये
मिलता है। अब जहाँ तक ये फ्लैट बेड की बात हो गई, वी बेड की बात हो गई, कॉम्बिनेशन की हो गई और गैप बेड की। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो ये मशीनों के बेड बनते हैं, इसको बनाने के तरीका क्या है, कैसे कैसे इसको हम बनाते हैं। आप ध्यान देंगे कि इस बेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम कास्ट आयरन का बेड बनता है, इसकी ढलाई कर लेते हैं। एक ड्राइंग के अनुसार इसकी ढलाई कर लेते हैं। ढलाई करने के बाद एक हल्की सी मशीनिंग कर देते हैं। हल्की मशीनिंग करने के बाद हम इसको सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ 3 ऋतुएं हैं, जैसे जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है। तो इस बेड को हम खुले अगर गर्मी में रख देते हैं तो इसको 4 माह गर्मी में रख देते हैं। अगर गर्मी के मौसम से इस बेड के ऊपर, जो ये बेड मान लीजिए बना हुआ है, इस बेड के ऊपर मान लीजिए कि ये बेड है, इसका ढांचा तैयार करना है, इसमें काट बना दिया गया, तो इसको हम गर्मी में 4 माह के लिए रख देते हैं। अगर इसमें जो भी बैंड होना है, क्रैश होना है, फटना है, ये यहाँ से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो बेड हमारा सफल है। इसके बाद 4 महीने के लिए हम इसको बारिश के मौसम में छोड़ देंगे। इसके लिए बारिश के मौसम में छोड़ देंगे, ताकि बारिश के पानी से अगर इसमें कोई भी क्रैक होना, फटना है, टेढ़ा होना है, कुछ भी होना है, अगर हो जाता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अर्थात जो बेड सही निकलता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, 4 महीना के लिए इस बेड को, अब जाड़ा, ये गर्मी हो गई, ये बरसात हो गई, अब इसके लिए हम ठंड के मौसम में 4 महीना के लिए इस बेड को हम छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि अगर खूब कड़ाके की ठंड है, उस ठंड से इस पे जितना भी असर होना होता है, इस बेड के ऊपर असर हो जाए, ताकि हम मशीनिंग कर लें, हर कार्य को कर लें, और बाद में हमारा बेड रिजेक्ट निकला तो हमारा सब नुकसान हो जाता। इसलिए हम इसको जाड़ा के दिन में भी रख लेते हैं, ताकि जो भी नुकसान होता हो जाए, ताकि मशीनिंग के बाद उस नुकसान का भुगतान हमें ना करना पड़े। अर्थात जो रिजेक्ट हुआ उसको हम हटा देते हैं और जो सेलेक्ट हुआ उसको हम रख लेते हैं। अर्थात बेड के लिए 12 महीने की ये सीजनिंग की जाती है। सीजनिंग के साथ साथ जब सीजनिंग होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग कराते हैं। इस बेड के ऊपर जैसे ये सतह है, इसके ऊपर हम ग्राइंडिंग करवा लेते हैं। ग्राइंडिंग के साथ फिर भी इसकी जो सतह होती है, जो सरफेस सतह बनाई जाती है, वो सरफेस सतह मशीन के योग्य नहीं हो पाती है, तो हम इस पे पोर्सियन ब्लू पेस्ट, क्या चीज, पोर्सियन ब्लू पेस्ट का इस पे लेप लगाते हैं और इसको हम स्क्रैपिंग करवाते हैं। क्या कराते हैं, स्क्रैपिंग कराते हैं, अर्थात इसके ऊपर से लाग हटाना। एक जो मास्टरपीस होता है उसके ऊपर हम रख करके और जो पोर्सियन ब्लू पेस्ट लगाए उस पर ऐसे थोड़ी सी रगड़ करते हैं। रगड़ के साथ साथ जहां जहां इस पे उभरे निशान होंगे, वो उभरे निशान पर पोर्सियन ब्लू पेस्ट का थक्का लग जाता है और उसको हम ग्राइंडिंग करके धीरे धीरे स्क्रैपिंग करके इसको हम हटा लेते हैं। अर्थात इसको कहते हैं लाग हटाना, इस बेड के ऊपर से लाग हटाना। ऐसा कार्य करके हम इसको कर लेते हैं, ग्राइंडिंग भी कर लेते हैं, स्क्रैपिंग कर लेते हैं। सीजनिंग हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, बेड हमारा पूर्ण रूप से तैयार होने की दशा में जब हो जाता है तो इसको हम गैस कार्बोराइजिंग करते हैं। इस बेड को हम गैस कार्बोराइजिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि बेड की जो ये ऊपर की सतह है ये घिसती नहीं है, काफी दिन तक बढ़िया चलती है, टिकाऊ होती है, मजबूत होती है। अब गैस कार्बोराइजिंग अगर हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर गैस कार्बोराइजिंग नहीं कर पाते हैं तो इसकी हम केस हार्डनिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, केस हार्डनिंग, ताकि इसकी मजबूती अच्छी हो सके। अब थोड़ा सा नए तरीके में इसकी फ्लेम हार्डनिंग भी होने लगी है। इस बेड की फ्लेम हार्डनिंग होती है। अभी आप जैसे कंपनी की बात करते हैं तो आप HMT की मशीन लेते हैं। किसकी मशीन लेते हैं, HMT की मशीन लेते हैं। तो HMT की मशीन की यह प्रक्रिया जितनी बताई गई है, ये HMT की मशीन काफ़ी महंगी मिलती है। क्यों कि ये 12 महीने बेड को सीजनिंग के दौरान रखता, इसके साथ साथ तमाम प्रक्रिया करता कि उसकी बेड की जो क्वालिटी है वो 1 नंबर की होती है। क्वालिटी कैसी होती है,
एक नंबर की होती है, इसलिए इस एचएमटी की मशीनों का बेड महंगा है, तो इसकी मशीनें भी अधिक होती है। अभी आपको 9 साहू की मशीन लेनी है, तो 9 साहू की मशीन अब, और जैसे 9 साहू के बाद रुक्मिणी की मशीन आ गई है, तो उनकी जो लागत है, अब इसकी लागत कई गुना अधिक है, इसकी लागत कम है, क्योंकि अब ये लैब बना दिए गए हैं। क्या बना दिए गए हैं? लैब बना दिए गए हैं। अब लैबों के दौरान एक महीने अर्थात 3 महीने में ही लैब के दौरान ऐसे मौसम को हम सेट करके, जाड़ा गर्मी बरसात, और मशीन के इस बेड को तैयार कर लेते हैं, ताकि मशीन की कास्ट अब कम हो गई है। इस तरह से आज का टॉपिक लेथ बेड रहा। जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है।